अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसनैन लियाकत। और ये जो आप सब कुछ देख रहे थे इस वक्त, ये थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़, जो कि आगाज़ में लग रहा था कि पाकिस्तान ये T20 सीरीज़ अपने नाम कर लेगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से ये सीरीज़ छीनी और बराबर करने में कामयाब हुआ। और अगर बारिश ना होती तो जिस तरह के हालात पाकिस्तान के आखिरी मैच में लग रहे थे, लग ही रहा था कि पाकिस्तान ये सीरीज़ भी हार जाता। अब तमाम तो नजरें हैं ODI सीरीज़ पर। ODI सीरीज़ का आगाज़ कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में स्टार्ट होगा। कल जो पहला मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वो 3:30 पर शाम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस मैच के हवाले से आज डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के स्कोर्स के हवाले से भी आपको बता चलें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो टीमें हैं वो हैं, कौन कौन इसमें शामिल है। तो सबसे पहले अगर न्यूजीलैंड की बात कर ली जाए तो उसमें एक दफ़ा फिर उसके जो स्टार्स हैं वो मिसिंग हैं। न्यूजीलैंड के जो केन विलियमसन मिसिंग हैं, इसमें गप्टिल नहीं है, बहुत सारे और प्लेयर्स नहीं है, लेकिन कौन कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। टॉम लेथम है, इस टीम के कैप्टन हैं, टॉम ब्लंडल हैं, चैड बोयस हैं, मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, बेन लिस्टर, एडम मिलन, डेरल मिचेल, जिमी निशाम, हेनरी निकोलस, हेनरी शिपले, इस सोदी, टिकनर और विल यॉन्ग, ये न्यूजीलैंड की टीम है। और ये टीम अभी भी सुपरस्टार्स के बगैर है, लेकिन सुपरस्टार्स के बगैर इस टीम ने पाकिस्तान को नाकू चने चबवाए हैं T20 क्रिकेट में। और लग ये रहा है कि ODI में भी पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा आसानी नहीं होगी। अब अगर पाकिस्तान के स्क्वाड की बात की जाए तो पाकिस्तान के स्क्वाड में पाकिस्तान के सुपरस्टार बैटर मौजूद हैं। वन एंड ओनली बाबर आजम जो कि कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान की, उसके बाद शादाब खान मौजूद हैं जो कि वाइस कप्तान हैं। परफॉर्मेंस उनकी आजकल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वाइस कप्तान हैं तो फिर वाइस कप्तान को कभी कभार खिलाना पड़ता है। लेकिन जो रूल शादाब खान के लिए, क्या यही रूल शान मसूद के लिए भी किसी ज़माने बनेगा, ये बातें हैं जो आज प्रोग्राम में करने वाली हैं। अब्दुल्ला शफीक शामिल है स्क्वाड में, सलमान अली आगा, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हारिस सुहेल, एहसान उल्ला, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, उसामा मीर, और आखिर में मोहम्मद हारिस को स्क्वाड में शामिल किया गया। मोहम्मद हारिस को मोहम्मद रिजवान की जगह शामिल किया गया। और मोहम्मद रिजवान कभी कभार कभी भी जो है वो बाहर हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि T20 में उनको थोड़ी सी इंजरी हुई थी, उसके बावजूद वो अभी भी खेल रहे हैं। 100% नहीं है। एक मैच में 98 रन बनाए, सेंचुरी की कोशिश भी की जो नाकाम रही, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इतनी अच्छी सीरीज़ नहीं रही। बाबर और रिजवान की 162 और 130 रन बिलतरतीब दोनों ने बनाए थे। और अब देखते हैं कि रिजवान कब तक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट है, उनको अपने आप को संभाल के रखना है। अगर ये सीरीज़ गलत गई या उनकी इंजरी थोड़ा सा गलत हो गई तो फिर वर्ल्ड कप के लिए क्या होगा पाकिस्तान का, ये एक सवालिया निशान बन जाएगा। इसके अलावा हिकमत अमली क्या होगी ODI में, किस हिकमत अमली से जाना होगा, और क्या पाकिस्तान एक दफ़ा फिर पहले कुछ मैचेस जीत कर उसके बाद कमबैक नहीं कर पाएगा, या फिर न्यूजीलैंड अब पाकिस्तान को पहले मैच भी नहीं आसानी से जीतने देगा। इस तमाम पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वन एंड ओनली जवाद आरफ। जवाद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद, आपकी टीम को क्या हो गया वैसे T20 में अगर नज़र डालें तो आपकी टीम ने तो बिल्कुल मतलब परेशान कर दिया, क्योंकि हमेशा से बाबर आजम एंड कंपनी जिम्बाब्वे के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, ये B और C टीम के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा होता था, लेकिन अब तो B टीम भी हमें हरा गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे ड्यू है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की टीम को जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है। बहुत सारे स्टार्स उनके नहीं आए, प्रॉबेबली 8 और 9 और वो 8 या 9 प्लेयर्स थे जो उनके इंटरनेशनल टीम जो T20 फर्स्ट स्क्वाड है उसके प्लेयर्स नहीं थे। और उसके बावजूद इस तरह की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देना, मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू द लैड्स। और स्पेशल मेंशन टू मार्क चैपमैन, व्हाट एन अनबिलीवेबल प्लेयर, एंड ट्रस्ट मी, मेरे ख्याल में दुनिया की क्रिकेट को और न्यूजीलैंड की क्रिकेट को एक स्टार मिला है, एंड दिस गाय इज रियली 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 वेरी गुड। और मेरे ख्याल में आगे चल के आपको ये बहुत बहुत बेहतरीन खेलता नजर आएगा। पाकिस्तान अपने स्टार भी बनाता है, लेकिन बाज़-औक़ात ये दूसरी टीम्स के भी स्टार बना रहे हैं। ये तो हमारी हिस्ट्री है, ये तो हमारी हिस्ट्री है। यू गो बैक टू 90s 2000s, मतलब आप कोई भी दौर उठा लें, हमने हमेशा स्टार्स बनाए हैं दूसरी टीम्स के। लेकिन दिस गाय इज समथिंग वेरी स्पेशल। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान ने उसको स्टार बनाया भी है कुछ हद तक, लेकिन मोस्टली द गाय इज़ वेरी वेरी गुड। उसकी बैटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है, शॉट्स बहुत ज़्यादा वैरायटी है उसके पास, ऑल राउंड खेल सकता है, और मेरे ख्याल में फिर टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में ही इज़ वन टू लुक फॉरवर्ड टू। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। बहुत अच्छी बैटिंग की उसने। अब आते हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की तरफ। हमने और आपने बचपन से एक स्टोरी सुनी थी, वो
खरगोश और कछुए वाली। अनलेस जो है ना वो खरगोश जो है वो आधे रास्ते में जाके रुक जाता है और कछुए का वेट करता रहता है और इवेंचुअली वो सो जाता है और पता चलता है कछुआ जो है वो लाइन क्रॉस कर जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के साथ कुछ इस तरह की स्टोरी हुई। पहले 2 मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गई। उन्होंने ये सोचा कि यार 2 मैचेस हमने बहुत आराम से जीत लिए हैं, वी स्टिल हैव 3 मैचेस टू गो और ये टीम क्योंकि यंगस्टर से भरी हुई है तो वी विल रन ओवर देम। लेकिन उनको पता नहीं था कि देयर इज़ अनदर थिंग कमिंग फॉर देम। तीसरा मैच वाज वेरी वेरी क्लोज, ऑल्दो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हमने की। वही और मिस्टेक्स करने की वजह क्या थी कि कंप्लेसेंट हो गए बहुत ज़्यादा। आपने देखा इमाद केम इन, उसके बाद शादाब केम इन, उसके बाद टू माई सरप्राइज एंड टू पाकिस्तान सरप्राइज शाहीन शाह अफरीदी केम इन बिफोर इफ्तिखार अहमद। तो मेरे ख्याल में जब आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना तब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। बट व्हाट क्रिकेट टेल्स यू इज़ कि भाई आपने एक्सपेरिमेंट करने ज़रूर कीजिए, लेकिन तब कीजिए जब आप एक सीरीज़ जीत चुके हुए हैं तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना सूट भी करता है। लेकिन वो जो आपने एक मिस्टेक की, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ उसी मिस्टेक की वजह से आप पूरी सीरीज़ आपने ड्रॉ कर दी, लेकिन दैट वाज द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग। वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद इट वाज अ डाउन हिल बैटल। चौथा मैच आपका बारिश की वजह से चला गया और 5वां मैच क्रेडिट टू न्यूजीलैंड कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बावजूद दे वर सो कॉन्फिडेंट कि हम चेस कर लेंगे कुछ भी रन। उनको पता था, अभी भी उनके कुछ प्लेयर्स जो है वो PSL खेल के भी गए तो उनको पता है कि पिंडी की पिच किस तरह खेलने वाली है और दे वर नॉट वरीड कि अगर लेट्स से पाकिस्तान 200 210 रन 20 रन भी बना दे तो वी विल स्टिल हैव अ चांस। तो उन्होंने जो बैटिंग की अपॉर्चुनिटी दी पाकिस्तान को, दैट वाज अ बिग कॉल। और उसके बाद जो हमने जिस तरह से बैटिंग की, मेरे ख्याल में पहले 6 ओवर्स में वी वर इन कंट्रोल ऑफ द गेम, क्रूज कंट्रोल था और बाबर की विकेट गिरी और साथ जो हारिस ने शॉट खेला, मतलब अनबिलीवेबल। मैं आपको सीरीज़ का पहला मैच मिला है, आई अंडरस्टैंड यू आर एन एग्रेसिव प्लेयर, बट लेकिन प्लीज़ यार फॉर हेवन सेक कम से कम एक बॉल बल्ले पे लगा लो, कुछ एक आधा सिंगल ले लो, उसके बाद अपनी इनिंग्स चला लो। और वहाँ पे जो 2-3 विकेट्स गिरी उसकी वजह से ये हुआ कि एकदम से न्यूजीलैंड केम बैक इनटू द टीम इनटू द मैच सॉरी। और फिर उसके बाद एक बहुत मेरे ख्याल में मॉडेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन एक अच्छा स्कोर मिल गया, पार स्कोर था प्रॉब्लली 190, लेकिन हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड जिस तरह उन्होंने चेस किया, स्पेशली पहले ओवर में 2 विकेट्स करने के बाद। अच्छा जवाद, क्योंकि डिस्कशन तो हमने ODI पे कर लिया लेकिन आप काफ़ी दिनों बाद आए, तो इस T20 सीरीज़ में हम गलत कहाँ पे हुए, क्यों हमसे ये सीरीज़ चली गई? क्योंकि स्टार्ट में हम बड़े अच्छे लग रहे थे, सेंचुरीज लग रही थी, हमने न्यूजीलैंड को 2 मैचेस में पैदर पे शिकस्त दी, लेकिन उसके बाद एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और न्यूजीलैंड सीरीज़ बराबर कर गया। मैं फिर वही बात करूंगा कि कंप्लेसेंट होने का मतलब ये कि आपने जब इजी ले लिया सीरीज़ को कि यार बस वी हैव इट इन आवर हैंड्स, वी हैव द सीरीज़ इन द बैग, तो वो आपको कभी कभी चीज़ें ना दे कम बैक टू बाइट यू, और वही हुआ। इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ईजी लिया। पहले तो मैंने आपको शायद याद होगा जब हमने लास्ट प्रोग्राम किया था बिफोर द सीरीज़ एक्चुअली स्टार्टेड, तो मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ विद द स्क्वाड दैट हैड बीन सिलेक्टेड। प्रॉब्ली नंबर ऑफ 5 to 6 ऑलराउंडर्स इस स्क्वाड के अंदर थे। मैंने आपको याद होगा मैंने तब भी आपको कहा था कि मेरी थोड़ी समझ से बाहर है स्क्वाड सिलेक्शन। लोगों को जिनको अपॉर्चुनिटी मिली, कोई भी लड़का जो स्क्वाड में खेला, जो टीम में खेला, सॉरी मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, उसने अपनी अपॉर्चुनिटी अर्न की है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी एक टीम बन रही होती है तो टीम में कुछ लोगों की जगह बन पाती है, कुछ लोगों की जगह नहीं बन पाती, बावजूद इसके कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस की भी होती है। अब आप अपनी बॉलिंग लाइनअप को ज़रा उठा के देख लें। इफ्तिखार, सबसे पहले तो इफ्तिखार की बात करते हैं। मेरे ख्याल में पूरे सीरीज़ में उन्होंने 1 ओवर किया, 2 ओवर किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आपने इसके अलावा खिलाए, शादाब को खिलाया, आपने फ़हीम को खिलाया और आपने इमाद को खिलाया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फ़हीम मुझे अच्छे कलर में थोड़ा बहुत नज़र ज़रूर आए, लेकिन लुक एट द नंबर ऑफ ओवर्स दैट ही इज़ बॉल्ड एक्चुअली। मेरे ख्याल में 2 ओवर एक मैच में 1 ओवर, फिर किसी में 2, किसी में 1। भाई पॉइंट ये है कि आपकी कभी कभी जब स्क्वाड में जगह नहीं बन रही होती है, आपने परफॉर्मेंस ज़रूर दी हुई है, तो आप ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश नहीं करते। यू कुड हैव एक्चुअली प्लेड 1 बेटर। आपने कल जो मैच में, आखिरी मैच में जो आपने फ़खर को बिठा के हारिस को खिलाया, मेरे ख्याल में आप एक ऑलराउंडर सेक्रीफाइस करके तो फ़खर को रख के हारिस को भी खिला सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में वो कंप्लेसेंसी एक तो हो जाती है, और दूसरा मेरे ख्याल में आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन मैंने ये पहले भी मेंशन किया है कि मेरे ख्याल में एक फ्रेंडशिप का माहौल चल रहा है टीम के अंदर, दोस्तियाँ यारियाँ निभाई जा रही हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम सफ़र कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आपके बॉलर या बैट्समैन की यूटिलिटी नहीं है टीम के अंदर, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग हिम। एक बंदा, अब आपने 20 ओवर कराने हैं, लेट्स टेक इट दिस वे, 20 ओवर आपने करने हैं। 4 ओवर का आपका बॉलर शाहीन है, 4 का हारिस रऊफ़ है, 4 का आपका एहसानुल्लाह है,
4 बॉलर आपके ओवर करने हैं शादाब ने, 4 ओवर आपके करने हैं इमाद ने। अगर इमाद ओवर नहीं कर रहा या फ़हीम पूरे ओवर नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में इन दोनों की एज अ बैटर दोनों की जगह नहीं बनती टीम के अंदर। एज अ प्रॉपर बैटर दोनों की जगह नहीं बनती, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि अगर आपको 1-2 ओवर करवाने ही है तो इफ्तिखार इज़ देयर, वो 1-2 ओवर कर सकता है। तो आप ज़बरदस्ती एक ऑलराउंडर को टीम में घुसा रहे हैं और एक बैटर को ड्रॉप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा आपको दिस एक्चुअली केम बैक टू हॉन्ट यू। जवाद, अब ओडीआई की तरफ जाएंगे लेकिन उससे पहले एक सवाल करूंगा और इसका सच्ची से जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिफेंड कर लिया पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को। भाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम, आप फिनिश नहीं कर पा रहे। आप पिछले 2 साल में देख लें या 3 साल में देख लें, आपके बॉलर्स बना बनाया मैच उसको बिल्कुल जो है ना वो साइड लाइन करवा देते हैं। बैटर्स इतना ख़राब परफॉर्म नहीं कर रहे ना। बड़े अरीना की बात करें, हम वर्ल्ड कप की बात करें, वहाँ पे ना ही इस तरह की सीरीज़ में बैटर्स आपको रन्स करके देते। पुराने ज़माने में तो ये होता था कि बॉलर्स के पास डिफेंड करने के लिए 180 रन होता था, वो बेचारे डिफेंड कर जाते थे। अब मसला ये आ गया है कि कभी हम 18 पे 48 दे रहे हैं, कल आपने आखिरी 10 ओवर्स में 120 रन दिए। तो भाई ये प्रॉब्लम तो है ना। शाहीन को फिर नया बॉल ही आता है, फिनिश नहीं कर पा रहे। हारिस रऊफ भी कहीं ना कहीं रन लीक कर रहे हैं, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो पिंडी की हमने क्रिकेट की पिंडी की जो पिच है उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। हमने पीएसएल के दौरान भी देखा कि यहाँ पर डिफेंड करना बहुत 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 मुश्किल है। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में द ओल्डेस्ट क्लीशे इन क्रिकेट के कैचेस विन मैचेस। आपने एक चैपमैन का कैच छोड़ा 60-65 रन पे शाहीन शाह की बॉल पे, और उसके बाद ही नेवर लुक बैक। वो पहले भी पीछे नहीं मुड़ के देख रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ही पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम की तरफ। बॉलिंग में ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रॉब्लम। आपके कुछ बॉलर्स जो हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगैन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पिंडी की विकेट उस तरह की नहीं है। अगर आपने वहाँ पे 180-190 डिफेंड करना है, यू विल हैव टू बी एक्सेप्शनली वेल ऑन द डे। और मेरे ख्याल में कल कोई भी बॉलर आपका परसों ऐसा एक्सेप्शनली वेल नहीं, अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया। कुछ क्रिटिसिज्म शाहीन शाह अफरीदी को मैं समझता हूँ कि मैं उस पर ज़रूर करना चाहूँगा कि आप ऑल्दो उसका कसूर नहीं था मैच हारने में, बट माई पॉइंट इज़ के जब आपने 16-17 ओवर वो कर रहे थे, मेरे ख्याल में मिड ऑफ उन्होंने ऊपर लिया हुआ था और उन्होंने चैपमैन को पहले दोनों बॉल बिल्कुल मुंह पे किए जो दोनों चौके के लिए गए। आई अंडरस्टैंड उस लड़के ने बहुत अच्छी शॉट्स मारी, बट जब आप मिड ऑफ ऊपर लेके आते हैं तो भाई बॉल आप आगे नहीं करते, आप बॉल बैक ऑफ लेंथ करते हैं सो दैट उसको फ्रंट की शॉट मारने का मौका ना मिले। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है कि आपने बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द फील्ड कैसे करनी है, भाई अगर आपने बॉल आगे ही करना है तो व्हाई डोंट यू कीप योर मिड ऑफ बैक और फिर आप आगे जितना मर्जी बॉल करते रहे। प्रॉबेबली ही वाज ट्राइंग टू ब्लफ हिम, लेकिन एक दफ़ा ब्लफ होता है, 2 दफ़ा नहीं होता। आपने दूसरी दफ़ा दोबारा ट्राई किया और वो फिर चौके पे गई। तो मेरे ख्याल में जाहिर है देयर इज समथिंग मिसिंग, कोई चीज़ मिस कर रही है। लेकिन मैं एक अगैन उसमें कुछ उसमें 2 चीज़ें ऐड करूंगा कि उसमें 2 चीज़ें ऐड ये भी होती हैं कि एक तो पिच पिंडी का बहुत टफ है टू डिफेंड, और दूसरा ये है कि जब कैचेस उठते हैं तो भाई उनको पकड़ना चाहिए। उनको पकड़ना चाहिए। अबूबकर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। अबूबकर साहब, वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक। अच्छा सर, ओडीआई में जाने से पहले आपका भी कोई इनपुट लूंगा। आप लाहौर से जितवा के टीम को आपने पिंडी भेजा और अब पिंडी में आके टीम जो है वो हार गई, तो क्या समझते हैं क्यों हारी टीम? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ सिलेक्शन में गलतियां की हैं। फाइनल 11 हम बहुत जल्दी अपने पिक कर लेते हैं। हमें थोड़ा सा देखें, आपके पास दुनिया में अगर न्यूजीलैंड को देखें तो वो 6 बैटर्स और 5 प्रॉपर बॉलर के साथ मैदान में उतरे थे, और T20 क्रिकेट के अंदर यही देखने में नजर आ रहा है कि प्रॉपर जो बॉलर्स होते हैं उनकी तादाद 5 रखी जाती है। अगर आपको अच्छे ऑलराउंडर भी हैं तो फिर आप उनको कम कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलराउंडर्स की एक फौज इस वक्त दिखाई दे रही है पाकिस्तान टीम के अंदर, चाहे शादाब हो, इमाद हो, इवन नवाज भी हैं, और फिर शाहीन शाह अफरीदी भी अपने आप को एज अ ऑलराउंडर अब कंसीडर करना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आखिरी मैच के अंदर हमें जमान खान से चांस लेना चाहिए था। पहले 4 मैचेस आपने उनको खिलाए, लेकिन 5वें मैच जो एक ऐसा प्लेयर जिसको आप पूरी सीरीज के अंदर निगलेक्ट करते आ रहे हैं, उसको अपने एंड वाले डिसाइसिव मैच के अंदर चांस दिया है। सहानुल्लाह की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हमें यहाँ पर अगर हमारे पास इमाद अच्छे फॉर्म में थे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे थे, शदाब हमारे पास मौजूद थे, तो हमें फहीम अशरफ की जगह एक प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाहिए था। 4 फास्ट बॉलर और 7 तक अगर आपके बैटर्स मौजूद हों ऑलराउंडर्स मिला के, तो मैं समझता हूँ कि T20 क्रिकेट के लिए ये बैटिंग लाइनअप काफी है। लेकिन हम 3 फास्ट बॉलर और उसके साथ 3 जो है वो ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतर रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह क्रिकेट हो चुकी है और जिस तरह की पिंडी की विकेट है, आधा तीतर आधा बटेर नहीं यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर आपको पक्का होना पड़ेगा
इसमें कोई शक नहीं है कि शादाब खान इस वक्त अपने कैरियर की वर्स्ट फॉर्म से गुजर रहे हैं। उनकी बिल्कुल अच्छी फॉर्म नहीं है, बॉलिंग में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन बैटिंग के अंदर भी जब उनको चांस दिया तो उस तरह वो फ्लरिश नहीं कर पाए। और जहां तक आपकी दूसरी बात है, देखें शाहीन बतौर कप्तान भी अगर हम उनको देखें लाहौर कलंदर की तरफ से जब वो खेल रहे थे तो वो आखिरी ओवर्स के अंदर बॉलिंग करने नहीं आ रहे थे। वो कहीं ना कहीं अपने आप को हाइड कर रहे हैं डेथ बॉलिंग के अंदर, जब से खासकर वो फिटनेस से वापस आए हैं, फिटनेस मसाइल से जान छुड़वाने के बाद। तो अब हमें डेथ बॉलिंग के लिए बॉलर्स की जरूरत है। हारिस और नो डाउट आप माजी करीब के अंदर देखें तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने डेथ बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट वो अक्सर औकात जो है वो डेथ के अंदर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी साबित हो सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास चांस था, जमान खान को अपने पहले 3-4 मैचेस के अंदर चांस दे के खिलाया और उनकी काबिलियत भी सबके सामने है कि डेथ में वो बड़ी शानदार बॉलिंग करते हैं, तो फिर आपने उनको वहां पर रेस्ट दिया। आखिरी डिसाइसिव मैच के अंदर वहां पर एहसान उल्लाह को खिलाया गया। एक तो प्लेयर को आपने वैसे ही 4 मैचेस के अंदर बिठा के डगआउट के अंदर उसका कॉन्फिडेंस शेक किया, उसके बाद 5 मैच के अंदर उसको इम्तिहान में डाल दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। और फिर इफ्तिखार अहमद को इस्तेमाल ना करना, जब आपके पास 2 लेफ्ट हैंडर खेल थे, 73 पे 4 आउट कर चुके थे, आखिरी 10 ओवर्स के अंदर 124 रन दरकार थे, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं इफ्तिखार अहमद, जो कि किसी भी लेफ्ट हैंडर के लिए, बल्कि ऑफ स्पिनर ही जो होता है वो लेफ्ट हैंडर के लिए बड़ा मुश्किल होता है खेलना, वहां पर हमने उनको चांस नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं फ्लॉज जरूर हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि मिकी ऑर्थर का ये पहला हतमी और सरकारी नतीजा जो है वो हमारे सामने आया है। पहली सीरीज हम अपने नाम नहीं कर पाए। ठीक हो गया बिलाल असल में आज हम बात करना चाह रहे थे ओडीआई में, लेकिन जवाद साहब आए तो उन्होंने कहा जी मैं T20 भी बात करूंगा, लेकिन आप भी हमारे साथ रहिएगा। जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो रावलपिंडी में कल एक मैच होने वाला है, ओडीआई सीरीज का स्टार्ट है, उसके हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। बात हो रही थी T20 की, लेकिन T20 की बात तो वैसे ही चल गई। अब जब हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कल से ओडीआई मैच स्टार्ट होने हैं और ओडीआई सीरीज का आगाज होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की टॉम लेथम ने की एक तरफ से, और एक तरफ से इमाम उल हक आए। जवाद, अब अगर ओडीआई की बात करें, क्योंकि पहले तो हम पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो सबसे पहले अगर बैटर्स की बात कर ली जाए तो बैटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ स्लॉट्स उनकी डिफाइन करने वाली हैं। बाबर आजम हमारे पास मौजूद हैं, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक मौजूद हैं, फ़खर जमान मौजूद हैं, हारिस सोहेल मौजूद हैं, इमाम उल हक है, मोहम्मद रिजवान है, शान मसूद हैं। तो अगर आपको ये टास्क दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा फ्रॉम द लास्ट ओडीआई जो उन्होंने खेला था। अप टॉप मेरे ख्याल में आपको इमाम और फ़खर ही नज़र आएंगे। बाबर वुड प्रॉब्ली बी कमिंग एट 1 डाउन। अब्दुल्ला शफीक को मेरे ख्याल में इस टीम में स्लॉट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन थोड़ी सी जगह का, थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर का इशू आ सकता है। प्रॉब्ली अब्दुल्ला फॉर मी प्लेस 2 डाउन, और उसके बाद रिजवान टीम में खेलते हुए आपको नज़र आएंगे और हारिस आपको मेरे ख्याल में खेलते हुए नज़र आएंगे। मेरे जहाँ तक मुझे लग रहा है आगा सलमान प्रॉबेबली विल मिस आउट, क्योंकि अगर आप 6 बैट्समैन, अगर आप 6 बैट्समैन और 5 बॉलर्स की स्ट्रैटेजी पे जाएंगे तो मेरे ख्याल में शायद आपको आगा सलमान मिस आउट करते हुए नजर आए, और शान मसूद भी मेरे ख्याल में अभी आपको बेंच पे नजर आएंगे इनिशियली। उसके अलावा मेरे ख्याल में कुछ इतने ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं स्क्वाड के बारे में डिस्कस करता हूँ जो हम ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ऑन द होराइजन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम बहुत अच्छी चलेगी और आपकी प्लेयर्स बहुत अच्छे सिलेक्ट हो गए हैं जो आपके स्टार्टिंग 11 के प्लेयर हैं, तो मेरा अगर हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँच रही है तो प्लीज़ गेट इफ्तिखार इनटू द स्क्वाड एटलीस्ट। आप उनको नहीं प्लेइंग 11 में डालना चाह रहे, फॉर नाउ दैट इज़ परफेक्टली ओके। लेकिन वर्ल्ड कप ऑन द होराइजन है, वो आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो कि फॉर्म में है, वो बैट्समैन है जो मैच में मतलब बड़े रन्स कर सकता है, तेज़ रन्स कर सकता है, स्लो भी कर सकता है। ही कैन प्ले एनी रोल दैट यू वांट हिम टू प्ले। तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार को टीम के अंदर लाजमी होना चाहिए। ये आपकी टीम को बहुत ज़्यादा बैलेंस देगी। प्रॉब्ली नंबर 6 नंबर 7 पे आप इफ्तिखार को अगर स्लॉट इन कर देंगे दैट वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। लेकिन स्टार्ट ऑफ विद मेरे ख्याल में यही 5-6 प्लेयर्स आपको खेलते नजर आएंगे। और बकर, आप क्योंकि करीब ही होते हैं, लाहौर में हेडक्वार्टर आपके करीब है, तो क्या कुछ खबरें हैं कौन कौन से प्लेयर्स को ज्यादा चांसेस मिलेंगे ओडीआई सीरीज में? देखिए, खबरें तो मेरे पास ये हैं कि जो फैसले होंगे टीम सिलेक्शन के हों या फाइनल 11 के हों वो अब मिकी ऑर्थर करेंगे। इसके अंदर सिलेक्शन कमेटी का जहाँ तक रोल है वो सिर्फ टीम अनाउंस करने तक मुझे लगता है कि रह गया है, वहां तक महदूद है। बट ये जो हम फैसले देख रहे हैं वो गो के
हारिस का फैसला हो कि उनको वनडे स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया हो। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, जिस तरीके से वो T20 के अंदर एक्सपोज हुए हैं, खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वो सबके सामने है। लेकिन उसके बावजूद उनको वनडे के अंदर चांस देना बिल्कुल समझ से बाहर आ रहा है। उनके पास रोल क्या होगा? जिस तरह के हमारे दूसरे गेस्ट भी बता रहे थे कि एक लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान स्क्वाड के पास ओपनर्स की। बहुत अब अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर का जगह बनना इस वक्त मुश्किल दिखाई दे रही है टीम के अंदर। हालांकि उनका ऑर्डर जो है वो टॉप ऑर्डर के अंदर खेलते हैं, लेकिन उनको अब एडजस्ट करना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर के अंदर। और मिडिल ऑर्डर के अंदर हमारे पास रिजवान भी हैं, बाबर आजम भी हैं, फिर हमारे पास अब्दुल्ला शफीक भी होंगे। तो वो जो एक रोल है तेज स्ट्राइक रेट के साथ, एक अच्छे रन रेट के साथ स्कोर करने का, वो शायद कहीं ना कहीं हमें मुझे लगता है कि लैक हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत सिर्फ इफ्तिखार अहमद ही वाहिद प्लेयर दिखाई देते हैं माजी करीब में जिन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं पाकिस्तान के लिए और मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाला है। चाहे कि उनकी परफॉर्मेंसेज पाकिस्तान की जीत में उस तरह किरदार अदा नहीं कर पाई, हालांकि जो मुझे परफॉर्मेंसेज याद है उसके अंदर पाकिस्तान शायद मैच हारा है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए करंट फॉर्म को और करंट उनकी जो परफॉर्मेंसेज चल रही हैं, तो उनसे बेहतर प्लेयर को मेरा ख्याल है कि वनडे के अंदर हो नहीं सकता था। लेकिन क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ये तो शायद मैं समझता हूँ कि मिकी ऑर्थर ही इसका बेहतर जवाब देंगे। लेकिन अब वो कब हमें जवाब देंगे? ये बिलाल, ये भी तो हो सकता है ना कि जो नजर उतारने के लिए हमने टीम के साथ रखा हुआ था शान मसूद को, अब मिकी ऑर्थर आ चुके हैं तो कम से कम उनको भी मौका मिलेगा। बिल्कुल मिल सकता है जी। देखिए, हमने जो पहले प्लेयर आजमाए हैं उनके अंदर वो चाहे हैदर अली का नाम हो या खुजल शाह हो, आसिफ अली हो, इनको बड़े जबरदस्त और लंबे अरसे तक इनको टीम के साथ रखा गया और भरपूर मौके फराहम किए गए हैं, लेकिन उन्होंने उन मौकों को अवेल नहीं किया। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हैदर अली अंडर 19 की बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट, उनको कहा जाता था कि ये पाकिस्तान का वो प्लेयर है जो कि शायद इमरान नजीर की याद को ताज़ा कर देगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उनके वो रंग और रूप दिखाई नहीं दिया। मेरे नजदीक तो उस वक्त जितना मैच्योर प्लेयर और जिस किस्म की उसकी मूवेबिलिटी है साइम अयूब, वो है उनसे बेहतर मुझे कुछ। लेकिन उनको भी तो जाया कर रहे हैं ना सर, ओपनर को जब आप चौथे नंबर पे भेजेंगे तो ऐसे ही होगा ना। यही तो प्रॉब्लम आ रही है। अब ये एडजस्ट करने के लिए तो मिकी ऑर्थर को लाया गया, क्योंकि काफी ऐसे थे लोगों का ये कहना था कि बाबर आजम अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो खुद फैसले कर रहे हैं। किसी ने कहा कि लाइकिंग डिसलाइकिंग भी चल रही है टीम के अंदर और ये सारे मामला बाबर आजम खुद देख रहे हैं। इमाद वसीम के कैरियर का 1 साल जाया हुआ है, इसको भी लोग कहते हैं कि बाबर आजम इसके जवाब दे हैं। लेकिन बाबर आजम से जब ऑफ द रिकॉर्ड आप कोई इस तरह की बात करें तो वो कहेंगे मोहम्मद वसीम जो कि उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे, उनका फैसला था। तो जब वक्त गुजर जाता है तो फिर कोई ये गलत कहते हैं। आपको पता भी है अबूबकर के मोहम्मद वसीम के दौर में 3 बंदे टीम बनाते थे, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी। ये तो आपको पता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब वक्त गुजर जाता है तो कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि ये नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान से बढ़कर तो ना बाबर आजम है, ना रिजवान है, ना कोई और है। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद तमाम प्लेयर्स हैं, और जब पाकिस्तान जीतेगा तो इन प्लेयर्स के नाम आएंगे, बड़े होंगे। और लेकिन हो क्या रहा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। पिछले मैच के अंदर भी जो T20 का जिक्र दोबारा मैं छेड़ता चलूं कि आखिरी 4 ओवर्स के अंदर 12 बॉल रिजवान ने फेस की, सिर्फ 1 चौका लगाया और 14 रन किए। तो नजर आ रहा था कि इंटेंट जो है वो शायद पाकिस्तान का बड़ा टोटल तक पहुंचाना नहीं है। इंटेंट ये है किसी तरह मोहम्मद रिजवान की 100 हो जाए, और आखिरी ओवर के अंदर भी यही चीज दिखाई दी, और यही पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे ज्यादा नुकसान दे रही है। देखें, सरफराज सबसे ज्यादा कामयाब कप्तान क्यों थे? क्योंकि वो अब अच्छे तरीके से मौके को जांच कर जो है वो फैसला करते थे। बेशक वो इमाद वसीम को अपने से ऊपर भेजा, उन्होंने खुद 8 नंबर पर चले गए, लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की, लेकिन रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आ रहे थे। तो ये ठीक हो गया, रिजल्ट को पाकिस्तान के हक में आना चाहिए। ठीक हो गया बिलाल। अच्छा, बिलाल जिस तरह कह रहे हैं, क्योंकि अब बिलाल से और भी सवाल करना है, लेकिन वो सारे जो है ना सवालों का उन्होंने निचोड़ निकाल दिया कि रिजल्ट पाकिस्तान के हक में होना चाहिए। शान मसूद की जिस तरह मैंने उनसे बात की, शान मसूद की भी थोड़ा रोशनी डालिएगा। और अब जिस तरह देखें, एक ये भी मुझे बताएं कि हम ODI की बात करते हैं ना, तो ODI के पूरे पाकिस्तान को बताया यार कि हमारे 2 ओपनर्स हैं, एक फ़खर जमान, एक इमाम उल हक, परफॉर्म भी कर रहे हैं। फ़खर भी परफॉर्म कर रहा है, इमाम भी परफॉर्म कर रहा है। यही चीज़ हम किस तरह शॉर्टर फॉर्मेट में लाएंगे, और स्पेशली शान मसूद का क्या रोल रह चुका है अगर ओपनर हमारे कॉम्पैक्ट है?
देखिए शॉर्टर फॉर्मेट में तो मेरे ख्याल में आपकी ओपनिंग स्लॉट बहुत ही कन्विंसिंग है। अब ज़ाहिर है कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है, कांट रियली डू मच अबाउट इट। लेकिन जो इस वाले मेरे ख्याल में शान मसूद को भी अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट ही कैन डू, ही हैज़ टू वेट फॉर हिज अपॉर्चुनिटी। और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कभी आगे चल के तो वो अपनी मेरे ख्याल में उनको अपॉर्चुनिटी अपनी ग्रैब करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की रन, जिस तरह की एवरेजेस इस वक्त स्पेशली इमाम की चल रही हैं वनडे के अंदर, ही वुड बी वेरी वेरी हार्ड टू रिप्लेस। और उसके बाद फ़खर ज़मान का आपको पता है, इज़ वेरी एक्सप्लोसिव प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, लंबे रन्स भी करना जानता है। तो मेरे ख्याल में शान के लिए अभी मेरे ख्याल में वे बैक इन टू द स्टार्टिंग 11 थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। द ओनली थिंग आई कुड से फॉर हिम इज़ के ही हैज़ टू बी वेरी वेरी पेशेंट विद हिज अपॉर्चुनिटी। और जब मिले तो ही हैज़ टू बी ऑन हिज टोज, क्योंकि ये जगह बहुत ही मुश्किल से खाली होगी अगर खाली हुई तो। बिलाल, ये बताइएगा कि हारिस सोहेल का कोई रोल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले दिनों उनकी पिक्चर्स भी बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो काफ़ी बल्की से नजर आए, फिटनेस उनकी अच्छी नहीं है क्योंकि टीम से बाहर भी रहे इंजरी की वजह से। तो हारिस सोहेल को आप टीम में देख रहे हैं या उनकी जगह फिर किसी और को प्रेफर किया जाएगा? और बकर, आपको हमारी आवाज आ रही है? अरे देखिए, हारिस सोहेल को मुझे लगता है कि चांस मिलेगा। और इनका अगर माजी भी देखें तो चाहे 2015 का वर्ल्ड कप हो या 2019 का वर्ल्ड कप हो, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले इनकी टीम में एंट्री होती है। तो इस बार फिर उनकी एंट्री जो है वर्ल्ड कप से पहले हुई है और उनको बड़ा हाईली भी रेट किया जाता है। उनकी अगर एवरेज देखी जाए वनडे के अंदर तो वो भी 43 के करीब उनकी एवरेज है। तो एक ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस तो दिखाई दी है और यही मौका है कि उनको हम चेक करें और अपने वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा बनाएं। ठीक हो गया। अच्छा सर, नवाज इज प्लेइंग और नॉट? प्रॉबेबली आई थिंक ही विल बी, क्योंकि सलमान अली आगा का फिर क्या बनेगा? फॉर नाउ मेरे ख्याल में मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह बिलाल कह रहे हैं कि अगर अब्दुल्ला को भी उनको स्लॉट इन, देखें इट्स मेरे ख्याल में इट्स अ फाइट बिटवीन अब्दुल्ला शफीक एंड आगा सलमान। इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा और ऑन करंट फॉर्म और ऑन एबिलिटी मेरे ख्याल में अब्दुल्ला इज़ अ बेटर चॉइस। आगा सलमान इज़ नॉट बैड, लेकिन अब्दुल्ला की क्लास थोड़ी सी बेहतर है उनसे। आई अंडरस्टैंड उन्होंने ज़्यादा रन नहीं किए, लेकिन आगा सलमान के पास वो यूटिलिटी भी तो है ना, तो बॉलिंग भी करवा लेते हैं। आई एग्री, लेकिन मेरे ख्याल में आपके पास ऑलरेडी जो है वो 5 बॉलर्स आपके मेरे ख्याल में खेलेंगे, क्योंकि अगर नवाज़ खेल रहे हैं और शादाब खेल रहे हैं और 3 पेसर आपके खेलेंगे तो 5 बॉलर्स जो हैं वो आपके ऑलरेडी पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि एक यूटिलिटी ज़रूर है कि अगर फॉर इन केस समथिंग गोज़ रॉन्ग तो मेरे ख्याल में आगा सलमान को बॉलिंग भी करवाई जा सकती है। एक क्विक, तो द पॉइंट है कि दोनों में से ना कोई एक मेरे ख्याल में टीम में जगह बना पाएगा। क्विक कॉमेंट ऑन हारिस, मैं पिछले दिनों हारिस सोहेल की बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों किसी फैन से डिस्कस कर रहे थे तो उसने कहा यार जब भी वर्ल्ड कप आता है आपको हारिस सोहेल नज़र आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से 3 साल 4 साल वो नज़र नहीं आते, और जैसे ही वर्ल्ड कप आता है तो वो शुएब मलिक कभी कभार नजर आया। आपको याद होगा पहले क्रिकेट में कामरान अकमल के साथ भी ऐसे ही हो रहा था 2007 के वर्ल्ड कप में, 2011 के वर्ल्ड कप में, कि ही वाज नोवेयर टू बी सीन। जैसे ही वर्ल्ड कप आता था तो वापस आ जाते थे। तो हारिस का भी मेरे ख्याल में इंजरी प्रोन है, बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन है। अक्सर आपको देखा कि लंबी इंजरीज के साथ बाहर रहते हैं, लेकिन टैलेंट में उनके कोई शक नहीं, ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर। फिर लेफ्ट हैंडर है, आपको एक एक्स्ट्रा आपको कवर देता है। लेकिन समहाउ मुझे यही लगता है कि जब भी वर्ल्ड कप्स आते हैं ना तो वो हारिस सोहेल आपको कहीं से वाकई में बाहर निकलते हुए नज़र आ जाते हैं। और कल के मैच के लिए जिस तरह आपने बात की, मेरे ख्याल में नवाज शुड प्ले, लेकिन जिस तरह एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि पिंडी की विकेट है तो यू नेवर नो कि विल दे टेक अ चांस ऑन द ऑफ स्पिन और इज नॉट। ठीक है, जवाद भी हमारे साथ मौजूद हैं और वकर बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हो जाता है, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उनसे पूछेंगे क्या उसामा मीर खेलेंगे या फिर शादाब खान। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात होगी उसामा मीर और शादाब खान के हवाले से। जिस तरह की फॉर्म शादाब खान की है उस तरह तो लग रहा है कि उनको टीम से बाहर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो वजीर हैं और बाबर बादशाह हैं तो बादशाह फिर कभी वजीर को छोड़ता नहीं है। जवाद, शॉर्ट सा कमेंट मुझे दीजिएगा कि उसामा मीर और शादाब खान में से अगर आपको मतलब चॉइस दी जाए तो किसको आप पिक करेंगे? देखिए ऑन बॉलिंग तो मेरे ख्याल में देयर इज़ नो क्वेश्चन कि उसामा मीर इज़ अ बेटर लेग स्पिनर। लेकिन जाहिर है कि आपने बता दिया कि वजीर बन गए हुए हैं और वजीर को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली वो जितना भी जैसी भी परफॉर्मेंसेस देंगे अनलेस वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं और बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठने लग जाएं, मेरा नहीं ख्याल है उसामा को आपको चांस मिलता हुआ नज़र आएगा। और अगर एक बात यहाँ पे क्विकली करता चलो, अगर उसामा को चांस देना ही था तो भाई आपको उसको चांस T20 में देना चाहिए था, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप इज़ एटलीस्ट 2 years अवे। आपका वनडे का वर्ल्ड कप जो है इट्स ऑन द होराइजन। तो मेरे ख्याल में अब तो उसको बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी थी तो उसको T20 में देनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल में उसामा डिज़र्व करता है, क्योंकि PSL के बाद जिन लोगों ने परफॉर्म करके PSL में के बाद अपनी स्क्वाड
स्क्वाड में जगह बनाई थी। ओसामा अनफॉर्चुनेटली इज़ दी ओनली वन जिसको अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली है। एंड आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि 3 मैचेस अफगानिस्तान के हो गए, पाँच नहीं तो चलो 4 मैचेस ये हो गए न्यूजीलैंड वाले, और उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इट्स वेरी वेरी अनफेयर। लेकिन बात वही है कि वज़ीर को निकालना मुश्किल है। अबूबकर, क्या समझते हैं, वज़ीर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और उसामा मीर का कुछ कमबैक हो सकता है या फिर उनको लाया जा सकता है वापस? देखिए, निकालना ना निकालना एक अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शादाब खान को अब टाइम है कि रेस्ट दिया जाए और उसामा मीर को आजमान लिया जाए, क्योंकि यही हमारे पास टाइम है वर्ल्ड कप की तैयारियां करने का। वक्त बहुत कम है। दुनिया तो खैर 2 साल पहले वर्ल्ड कप की तैयारी करती है, लेकिन हम हमेशा से ही देर आते हैं। बट अगर अभी भी दुरुस्त आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उसामा मीर को अगर हम चांस देते हैं, देखिए इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज 2-1 से हारे थे, उसके अंदर भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। और उनकी कैपेबिलिटी पे किसी को शक नहीं है। हाइट उनकी बड़ी जबरदस्त है। ऊपर से जब बॉल छोड़ते हैं तो वो यकीनी तौर पर मुश्किलात डालते हैं। और पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो उन्होंने अपनी गूगली के ऊपर वर्क की है, तो वो काफी ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। शादाब का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेल रहे हैं, शॉर्टर फॉर्मेट तो खेल रहे हैं, बट जो 4 डे क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, उससे कहीं दूर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनको उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी नहीं आ पा रही। उसामा मीर ने इस डोमेस्टिक सीजन के अंदर भी हमने देखा कि 4 डे के अंदर एक इनिंग में 52 ओवर करवाए। एग्जैक्टली, वो वही होता है ना अबूबकर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो जब आप ओडीआईज खेलते हैं, T20 इंटरनेशनल खेलते हैं, तो उस वक्त तक आपकी तवज्जो नहीं होती फर्स्ट क्लास पे या 4 डे पे। जब आप बाहर होते हैं टीम से, तो फिर आप कहते हैं जी मैं फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं रन्स भी लगा रहा हूँ, मैं विकेट्स भी ले रहा हूँ, आपको कोई नहीं लेता। जवाद, ये बताइएगा कि पिंडी की विकेट है, आपको पता है कि पिंडी की विकेट जिस तरह अगर रवायती विकेट हुई तो उसमें तो फिर लेग स्पिनर तो उसको मैं तो समझता हूँ खिलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लेग स्पिनर की यूटिलिटी तो फिर खत्म हो जाती है जिस तरह की पिंडी की विकेट है। देखिए, बात आपकी ठीक है कुछ हद तक, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बात की कि आज जो इंटरनेशनल क्रिकेट अब चल रही है ना, प्लेइंग विदाउट अ लेग स्पिनर इज़ वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि लेग स्पिनर वो बॉलर है जो कि आपको रन ज़रूर देगा, कंसीड करेगा, लेकिन आपको विकेट्स दिलवाएगा। लॉन्गर फॉर्मेट में, स्पेशली जो वनडे का लॉन्गर फॉर्मेट की बात करूँ, T20 से हटके अगर वनडे के फॉर्मेट की बात की जाए, 50 ओवर की गेम है, कभी कभी वो आपको जो है ना एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ेगा, लेकिन लेग स्पिनर का काम यही है कि वो आपको विकेट्स लेके दे। और अगर आपका लेग स्पिनर आपको विकेट भी नहीं लेके दे रहा और एक्सपेंसिव भी हो रहा है, तो देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल की क्रिकेट में प्लेइंग विदाउट अ लेग स्पिनर, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिंडी में हमें उस तरह का स्पिनर चाहिए जिस तरह इमाद है, खींच के बॉल करता है और देखिए शादाब इज क्विकर थ्रू द एयर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने जिस तरह मेंशन किया कि लेंथ का इशू है उनका थोड़ा सा, और वही बात है जिस तरह बिलाल कह रहे हैं कि अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट, या आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, अपनी लोकल क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो जाहिर आपकी बॉलिंग प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं रहती और आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं थोड़ा सा, और वो कंप्लेसेंट हुए हुए हैं जिस तरह आपने कहा कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो लेंथ का थोड़ा सा इशू है। ही इज़ क्विकर थ्रू द एयर। आई बिलीव कि वो थोड़ा सा आपको बेहतर नजर आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन फॉर नाउ मेरे ख्याल में लेग स्पिनर के बगैर वनडे क्रिकेट खेलना या T20 क्रिकेट खेलना थोड़ा मुश्किल है। प्रिसाइसली T20 के बारे में बात कर रहे थे, वनडे में तो कोई ना कोई खिलाएंगे। अबूबकर, आपकी तरफ आते हैं, दैट्स द रियलिटी कि हम नई बॉल के साथ हमारे जो पेसर्स हैं वो अच्छी बॉल करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं बैक एंड पे आके। मतलब आपको पता है कि हमने बहुत ज़्यादा देखा, 2-3 साल में देखा कि बैक एंड पे आके डेथ ओवर्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हमारे बॉलर्स, तो ये प्रॉब्लम हमें दूर होता हुआ नजर आएगा ओडीआई सीरीज में। देखिए, होना तो चाहिए, इस पर ही हमने काम करने की जरूरत है। मुझे तो लास्ट ईयर का एशिया कप वो जिसके अंदर फाइनल के अंदर 55 हमने 5 आउट कर लिए थे और बाद में हमने वो रन टोटल चेस करवा दी, तो ऑलमोस्ट मैच हम जीत चुके थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल के अंदर भी हमने यही गलतियां की थी, 99 के 5 आउट कर लिए थे और फिर हमने स्टोनेस और मैथ्यू वेड से जो है वो रन चेस करवा दिए। और पिछले मैच के अंदर भी 33 पे आपने 3 आउट कर लिए पावर प्ले के अंदर, लेकिन मैच चेस कर लिए, तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं जरूर इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर है। लेकिन वनडे के अंदर अगर हम ऑपोजिशन को देखें न्यूजीलैंड को, तो उनके पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर जो है वो उनके पास टॉप ऑर्डर के अंदर भी और मिडिल ऑर्डर के अंदर भी दिखाई देते हैं। लेफ्ट हैंडर के लिए मैं समझता हूँ कि ऑफ स्पिनर बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल अपना प्ले कर सकते हैं। अगर हम सलमान अली आज़म को टीम में इंडल्ज करते हैं तो शायद बाबर आजम की ये फैसला हो गया वो 10 ओवर सलमान अली आज़म से पूरे करवाएं, क्योंकि बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स न्यूजीलैंड की लाइनअप में मौजूद है। तो हमें बिल्कुल बैटर टू बैटर, टीम टू टीम प्लानिंग करनी पड़ेगी, सीरीज टू सीरीज प्लानिंग करनी पड़ेगी, और इसके हिसाब से अगर हम फैसले करेंगे तो शायद हम इस अपनी जो कोताहियां हैं, गलतियां, इन पे काबू पा सकें।
जवाद, इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं अब। अहेड ऑफ वर्ल्ड कप और वी आर स्ट्रगलिंग विद आवर बॉलिंग स्पेशली इन पेस डिपार्टमेंट। आगाज़ में हम अच्छे होते हैं, 15 ओवर्स तक हम अच्छे होते हैं, लेकिन एकदम से हम मौका देते हैं ना, अटैकिंग फील्ड होती है, फील्ड डिस्पर्स हो जाती है और पता चलता है कि चैपमैन साहब जो है वो 30 बना के, 40 बना के, 50 बना के, 100 बना के फिर जाके अगल आती है। अब गेम हाथ से निकल गई, तो कहाँ पर गलती हो रही है और ये गलती किस तरह ठीक होगी? देखिए, पहले तो मैंने आपने लाहौर में अपनी बॉलिंग देख ली थी, आपने तीनों मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इट्स नथिंग मतलब हम बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में बॉलर पिंडी की विकेट मुश्किल है, मैंने बारहा कहा है कि पिंडी की विकेट। लेकिन सर ये बॉलर्स हमें, इन्होंने वर्ल्ड कप में, एशिया कप में आप देख लें, कभी हारिस बुरी बॉल करवा जाते हैं, कभी शाहीन शाह अफरीदी बुरी बॉल करवा जाते हैं। अब शाहीन के पास तो बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है ना जी, हसन ने कैच छोड़ दिया, हसन ने कैच छोड़ दिया, लेकिन कोई भी बॉलर अगली 4 बॉल पे 4 बाउंड्रीज नहीं खाता ना, वो भी तो होता है ना। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कभी कभी ना ये कभी टाइम के साथ ना, एक्सपीरियंस के साथ आप लोग चीज़ें ना आस्ता आस्ता सीखना शुरू करते हैं। जाहिर है कि अब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया इन दोनों को अपना हारिस को और स्पेशली शाहीन को ना, अब दे हैव टू अप देयर गेम, थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। मैंने पहले भी जिक्र किया, शाहीन को अपनी स्लो डिलीवरी पे बहुत काम करना पड़ेगा, बिकॉज उनकी स्लो डिलीवरी बहुत मिसिंग है। अगर 145 के पेस से एकदम से आप 125 के पेस पे बॉल करते हैं तो बैट्समैन के लिए डिफिकल्टी क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनका स्लो डिलीवरी कुछ खासा अच्छा नहीं है और उनकी लेंथ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अनफॉर्चुनेटली फील्ड के अकॉर्डिंगली बॉल नहीं कर रहे, तो ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में टाइम के साथ और ये प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो सकती है और कोचिंग के साथ भी बेहतर हो सकती है। आई एम श्योर मिकी आर्थर का आना, आई नो इज़ नॉट द कोच, लेकिन इनका आना जो है वो उन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर करेगा। बाकी एफर्ट बॉलर ने खुद करनी है मेरे ख्याल में। अभी जिस तरह की बॉलिंग पीछे आपकी लगी हुई है, एहसान भी बैठा हुआ है, अभी मेरे ख्याल में नसीम भी आपको टीम से बाहर नजर, हसनैन इज येट टू कम बैक, जमान भी बाहर बैठा हुआ है, तो कोई भी बंदा इस टीम के अंदर कंप्लेसेंट नहीं हो सकता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरा स्पॉट इसमें नेल्ड ऑन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़े देर से बाद जैसे ही आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देंगे ना, तो पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, मीडिया बात करेगा और मीडिया बात करने के बाद प्रेशर बनेगा एंड यू कैन लूज योर प्लेस। तो वैसे पक्के हैं ना? देखिए, अभी के लिए पक्के हैं, अभी के लिए ज़रूर पक्के हैं, लेकिन देखिए आप आगे बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, वर्ल्ड कप का आपको इवेंट आने वाला है। अगर वर्ल्ड कप के इवेंट में दिस गोज रॉन्ग और यही पैटर्न कंटिन्यू किया, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के बाद आपको चेंजेस नज़र आ सकते हैं, अगर यही पैटर्न कंटिन्यू हुआ तो। और बकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है, वैसे ही कल भी डिस्कस हुआ था, कि हमें मोहम्मद आमिर की और वहाब रियाज की याद आती है। टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, जब फिनिशिंग टच देना होता है ना, हमने देखा एहसान को मुल्तान सुल्तान में भी ना, कि क्रूशल स्टेज पे जो यंगस्टर होते हैं और स्पेशली शाहीन अपने आप को छुपा रहे हैं, हारिस रऊफ का भी कोई पता नहीं होता, एक दिन सोना होते हैं, दूसरे दिन जो है ना वो पता नहीं कुछ और होते हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये हमें किसी ना किसी तरह से एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, या अभी तजुर्बात ना करें, जो हो रहा है वो होने दें और फिर वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर जो है वो स्ट्रिंग ऑपरेशन हो और पता चले बाबर भी 2 साल के लिए टीम से बाहर हैं, रिजवान भी 2 साल के लिए टीम से बाहर हैं, अफरीदी भी 2 साल के लिए टीम से बाहर हैं? देखिए, ऐसा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त प्लान ये किया जा रहा है कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप तक कप्तान अनाउंस कर दिया जाए। और जहां तक बात है आमिर की और वहाब की, तो एक वहाब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी कहा कि अभी भी मैं और आमिर जो है वो करंट कई फास्ट से बेहतर है। तो ये तो उनका क्लेम है, लेकिन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज है, खासकर लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर, मोहम्मद आमिर पिछले 2018 से लेकर अब तक वनडे फॉर्मेट नहीं खेले हुए, तो हम उनको किस बुनियाद के ऊपर कंसीडर करें टीम के अंदर, ये यकीनी तौर पर एक सवाल जरूर है। तो जहां तक बात है वहाब रियाज की, तो इस वक्त तो मशीर पंजाब का मजा लूट रहे हैं और काफी ज्यादा काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनकी इंटेंट है इस वक्त वनडे वर्ल्ड कप के लिए। अगर T20 वर्ल्ड कप इस साल होता तो शायद हम इन दोनों को कंसीडर कर सकते, इन पर बात कर सकते, लेकिन अब जो मौजूदा लॉट है हमारे पास, इन्हीं पर भरोसा करना पड़ेगा। और अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर वही हाल होगा जो हसन अली के साथ हुआ, जो हम 2017 और 2020 तक उनका अरूज देखा और फिर 2020 से लेकर 2023 तक उनका जवाल, और अब आज वो कहीं टीम में दिखाई नहीं दे रहे। तो हमें अपने फास्ट बॉलर्स को, मैं समझता हूँ, को यूज करना पड़ेगा, इनका रोल डिफाइन करना पड़ेगा। हमारे पास फास्ट बॉलर की एक खेप तो मौजूद है, लेकिन हमने देखना है कि इनमें T20 स्पेशलिस्ट कौन से, वनडे स्पेशलिस्ट कौन से और टेस्ट के स्पेशलिस्ट कौन से हैं। जब तक हम इनके स्पेशलिस्ट नहीं बनाएंगे तो मैं ख्याल है कि मतलूबा नतीजे हासिल नहीं होंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, एहसानुल्लाह को आप खेलते हुए देख रहे हैं, या फिर उनको इसी तरह फिर जिस तरह T20 में यूटिलाइज नहीं किया गया उसी तरह किया जाएगा उनके साथ? देखिए, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की सीरीज़ के बाद अगर कोई बंदा डिजर्व करता था टू स्टार्ट द न्यूजीलैंड सीरीज़, तो मेरे फॉर माय ओपिनियन दैट वाज एहसानुल्लाह, लेकिन उनको आखिर में बिल्कुल आखिरी जाके मैच मिला, तो थोड़ा सा अनफेयर ज़रूर रहे। और अभी भी मेरे ख्याल में आपको एहसान, मुझे लग रहा है कि पहले इनिशियली मुझे नज़र नहीं आ रहा एहसान खेलता हुआ, क्योंकि पिछले मैच में अनफॉर्चुनेटली ही गेव
गिव अवे कपल, तीसरे ओवर में उन्होंने काफ़ी 15, 16, 17 रन दे दिए, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में कुछ मैच में डेंट ज़रूर डाला। तो मेरे ख्याल में आपको पहले स्टार्टिंग में तो मेरे ख्याल में एहसान नज़र नहीं आ रहा, ऐसा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक अच्छी खबर है देनी चाहिए और एक और खबर है वो भी आपको बताते चलें। सचिन रमेश तेंदुलकर की 50वीं सालगिरह थी और उनके नाम पे दुबई का एक शारजा क्रिकेट स्टेडियम का एक स्टैंड जो है उनके नाम पे किया गया। और खबरें ये भी हैं हमें जो मौसूल हुई हैं कि बहुत जल्द देखेंगे आप जावेद मियांदाद के छक्के के ऊपर भी कोई रखा जाएगा कुछ उसी साल या उसी डेट पे, और उनके नाम पे भी एक स्टैंड किया जाएगा और एक स्टैंड जो है मुतैया मुरलीधरन के नाम भी किया जाएगा। अबू बकर, हाउ पॉजिटिव दैट इज कि अब दुबई वाले भी जो है ना वो थोड़ा सा हाइप दे रहे हैं चीज़ों को, और ये भी माइंड में रखें कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदीया भी कर रहा है और वो एक लीग भी करवाने जा रहा है, तो मेरे ख्याल है अब दुबई और सऊदीया की भी जंग चलेगी क्रिकेट में। देखिए, वो लोग तो बिल्कुल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपने आप को डिक्लेयर करते हैं और दोहा ने जिस तरह लेजेंड लीग ले ली है, अबू धाबी फ्रीस्टाइल लीग करवाता है, दुबई के अंदर लेजेंड वो अपना जो भी वर्ल्ड लीग हुई है वो उन्होंने करवाई है। तो अब सऊदी अरब भी सामने आ रहा है, एक नई लीग लेके आना चाहता है और उनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान और इंडियन प्लेयर्स इस लीग के अंदर खेलें। लेकिन आईपीएल से या क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जब बात हुई है, हमारे जराए ये बजाते हैं, इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट भी की है कि वो अपने प्लेयर्स सऊदी लीग में भेजने को तैयार नहीं है। हालांकि सऊदीया ने एक चीज मेक श्योर की है कि वो आईपीएल के बाद दूसरी महंगी लीग होगी जो कि प्लेयर्स को सबसे ज्यादा पैसा देगी। लेकिन बहुत सारी लीग्स तो आ रही हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट कहीं ना कहीं इसके अंदर गुम होती जा रही है। तो प्रॉब्लम यही आ रही है कि जब हम लीग्स खेल कर आते हैं, पीएसएल के अंदर भी देखें तो हमारी जो टीम की सिलेक्शन होती है पूरा साल डिपेंड करती है पीएसएल के ऊपर। जो प्लेयर्स पीएसएल के अंदर परफॉर्म करते हैं हम उन्हें टीम में शामिल कर लेते हैं। और बकर, बैक टू माय पॉइंट, क्या हो पॉजिटिव के सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम पे एक स्टैंड रखा गया? देखिए, ये बहुत ही खुशहाल बात है। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का और यूएई के अंदर पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, कोई भी किसी भी क्रिकेटिंग नेशन से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, सचिन तेंदुलकर की खिदमात को भी बहुत ज्यादा सराहता है और उनको एक बुक भी समझाता है क्रिकेट की। जिस तरह उन्होंने बैटिंग को नया तर्ज दिया तो बिल्कुल अच्छी बात है। उनके नाम पे स्टैंड बनना चाहिए था और बनाया भी गया। और अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि बहुत जल्द जावेद मियांदाद के नाम से भी स्टैंड आ रहा है शारजा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, तो ये अच्छी बात है। दोनों मुल्कों में क्रिकेटर एक ही स्टेडियम के अंदर उनके नाम से स्टैंड होंगे तो इससे बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव मैसेज सामने आएगा। जवाद, योर टेक ऑन दिस? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ही खुशाइन बात है। लेजेंड्स को हमेशा ऑब्लाइज करना चाहिए और मेरे ख्याल में इट्स अ गुड स्टेप फ्रॉम यूएई गवर्नमेंट के। उन्होंने उन दोनों को सचिन, सबसे पहले तो सचिन को मेरे ख्याल में आपने कहा कि अभी उन्होंने दे दिया स्टैंड और मेरे ख्याल में जावेद मियांदाद इज़ ऑन द वे। तो मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर क्रिकेट और लेजेंड्स को ऑब्लाइज करना हमेशा ज़रूरी होता है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अच्छा, एक और रोमान रईस ने एक इंटरव्यू दिया, अबू बकर आपको भी पता होगा क्योंकि आखिर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और वक्त भी कम होता है, पीछे से बताया जा रहा है वक्त कम है। रोमान रईस ने कहा कि सरफराज अहमद को तो एक मैच की, एक सीरीज की शिकस्त पे आपने कप्तानी से हटा दिया और बाकियों की आप भूलते ही नहीं है। वहाँ पे पैदर पे शिकस्त हो रही है, कभी ऑस्ट्रेलिया से कभी इंग्लैंड से। अब मतलब कि इस तरह के प्लेयर्स भी बोलना स्टार्ट हो गए और फिर अपनी इंजरी के हवाले से उन्होंने बताया कि मैं जब इंजर था तो मुझे किसी ने पूछा नहीं। तो ये बयानात भी अब सुनने पड़ेंगे हमें। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं रोमान रईस किसी हद तक देखें सही बात कर रहे हैं। अगर सरफराज का कैरियर देखें, बतौर कप्तान लगातार 11 टी20 सीरीज जीतना, लगातार 9 टी20 सीरीज जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी आपको दिलवाना, तो ये सारी एतराफ है कि सरफराज अहमद कितने जबरदस्त कप्तान थे। लेकिन फिर एक सीरीज आप हारते हैं और फिर हटाना शुरू कर दिया जाता है। जिस वक्त मुझे याद है, इस वक्त रिजवान को हटाने की बातें हो रही थी तो रिजवान नंबर 5 नंबर 6 पर आया करते थे, लेकिन फिर उनका फैसला किया गया कि ये यहाँ पर चल नहीं पा रहे तो इस वक्त कैसे रिप्लेस करेंगे सरफराज को। फिर उनको ओपनिंग पोजीशन दी गई, फिर वहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी और फिर आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता सरफराज को तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया जाता है। गो कि उन्होंने लास्ट टेस्ट सीरीज, वैसे ज्यादती भी बड़ी हुई है बकर, ज्यादती भी बड़ी हुई है। उनको तो पानी पिलाने वाला समझ लिया था इन लड़कों ने। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सरफराज को जिस तरीके से रुखसत करना चाहिए था, जो उनको एक ग्रैंड वेलकम करके उनको एक रुखसत करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। ये हमारी क्रिकेट की रवायत भी चलती आ रही है। हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स को इसी तरह जो है वो उनके कैरियर से पहले ही उनको ब्रेक लगा दी। अभी तक शुएब मलिक कंटेंडर हैं कि वो चाहते हैं कि वो टी20 क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अगर आपने उनको नहीं खिलाना, आप उनको प्रॉपर एक बताएं, उनके साथ बात करें, कोऑर्डिनेशन करें, उसके बाद आप फैसला करेंगे। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं, मैं 2 दिन पहले जो है वो सोहेल तनवीर साहब से मिला तो वो कह रहे थे यार कि रिटायरमेंट तो ले ली लेकिन पीसीबी ने तो इतना भी ना किया कि ट्वीट कर दे।
क्यों जवाब साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में प्रॉपर जिन लोगों ने आपको इतना लंबा सर्व किया होता है, चाहे आप उनसे एग्री करते हैं नहीं एग्री करते, आप पसंद करते हैं नहीं करते, मेरे ख्याल में आपको उनको एक प्रॉपर सेंड ऑफ ज़रूर देना चाहिए। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पीसीबी जैसे ही हमारे प्लेयर्स जो है ना वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या उनको टीम से आपने बाहर करना होता है, यू कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट हिम। यहाँ पे सरफराज भाई की एक बात करता चलूँ, आई अंडरस्टैंड ही हैज़ प्लेड वेरी वेरी वेल और उन्होंने बहुत अच्छा लीड किया पाकिस्तान को, और बहुत हद तक मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि उनके साथ ज़्यादती ज़रूर हुई है, लेकिन उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। लेट्स नॉट पुट दैट अवे, क्योंकि उन्होंने अपनी बारी दे के कभी 7वें नंबर पे आ रहे हैं, कभी 8वें पे आ रहे हैं। खेल रहा था ना, एग्जैक्टली वो मुल्क के लिए खेल रहा था। वो सोच रहा था वो ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, लेकिन वो पाकिस्तान का कप्तान था। आपको ये समझ में आना चाहिए था कि आप किस कंट्री के लिए खेल रहे हो, कहाँ खेल रहे हैं। तो अगर आप अपनी बारी इस तरह देते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, तो नाम नियाद लेजेंड जो है वो अपनी ओपनिंग नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप अपनी बारी देते रहेंगे ना तो लोगों को नजर ही नहीं आएगा, आपकी परफॉर्मेंस बैट से कुछ भी नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल में दैट वाज समथिंग जो उनकी अपनी भी गलती है इसमें, लेकिन बहुत हद तक बोर्ड की भी कसूर है कि उन्होंने इतना अच्छे रिकॉर्ड वाले कैप्टन को स्ट्रेट आउट कर दिया टीम से। जवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अबूबकर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे अबूबकर और स्टूडियो में हमारे साथ जवाद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ज़बरदस्त फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह कल के दिन फिर मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।